नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यमुना छवि शीर्षक की व्याख्या आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले की 3 व्याख्या हम पीछे एक वीडियो में डाल चुके हैं, तो आइए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। पद्यांश संख्या 4। कबहू होत सतचंद कबहू प्रगटत दूरी भाजत। इसका प्रसंग होगा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि भारतेंदु ने जल में पड़ते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब का सुंदर वर्णन किया है। तो आइए देखिए, व्याख्या देखते हैं। कबहू होत सतचंद कबहू प्रगटत दूरी भाजत। कबहू होत सतचंद, कबहू यानी कि कभी कभी कवि को सतचंद 100 चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, जो अनेक रूपों में सुशोभित होते हैं। कबहू प्रकटत दूरी भाजत, कबहू और कभी कभी प्रकट हो जाता है चंद्रमा और कभी कभी दूर भाग जाता है। कैसे भाग जाता है? कभी कभी उन चंचल लहरों के साथ साथ दूर चले जाने से चंद्रमा का प्रतिबिंब दूर भाग जाता है अथवा अदृश्य हो जाता है। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा का प्रतिबिंब लहरों के साथ साथ उनसे दूर जाता है और कभी कभी वह कवि के सामने प्रकट हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे लहरें चलती हैं, लहरें आगे की तरफ आ रही हैं तो ऐसा लगता है चंद्रमा आगे की ओर आ रहा है, लहरें पीछे की ओर जा रही हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमा दूर भाग जाता है। तो ऐसा कवि को प्रतीत होता है। पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। पवन गवन यानी कि पवन के चलने के कारण, बिंब यानी कि प्रतिबिंब, रूप माने विभिन्न रूप, जल में बहु साजत बहुत शोभायमान हो रहे हैं। पवन के चलने के कारण जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले। मनु माने मानो, शशि माने चंद्रमा, भरी माने परिपूर्ण, अनुराग माने प्रेम से। मानो चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर जमुन जल लोटत डोले, यमुना जल में डोलता फिर रहा हो, ऐसा कवि को प्रतीत होता है। कै तरंग की डोर हिंडोरनी करत कलोलय। कै माने या कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है तरंग की डोर हिंडोरनी की तरंगों की, यमुना के जल की लहरों की डोर को पकड़कर करत कलोलय, करत माने कर रहा है, कलोलय माने क्रीड़ा कर रहा है। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत्धावती। कै या ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बालगुड़ी यानी कि पतंग, नभ यानी कि आकाश में, उड़ी माने उड़ती हुई सी, सोहत माने सुशोभित हो रही है, उत्धावती इधर उधर डोलती हुई सी सुशोभित हो रही है। कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती। कै यानी कि या फिर ऐसा लग रहा है फिर कोई ब्रज युवती, ब्रज रमणी ब्रज यमनी के नहीं, ब्रज युवती जल विहार करती हुई, आवती यानी कि चली आ रही है। काव्यगत सौंदर्य होगा इसमें। जो भाव पक्ष है, तो भाव पक्ष में हम लिखेंगे कि कवि ने चंद्रमा के प्रतिबिंब के अनेक काल्पनिक रूपों का चित्रण किया है। रस इसमें श्रृंगार रस है। और कला पक्ष में लिखेंगे कि इसमें भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। छंद इसमें छप्पीय छंद है। शैली मुक्तक शैली है। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और दृष्टांत अलंकार है। गुण माधुर्य गुण है और शब्द शक्ति लक्षणा है। तो यही हम इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे। इसमें आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। राइटर कौन है, इसका शीर्षक क्या है? तो राइटर हैं हमारे इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और शीर्षक है हमारा यमुना छवि। और कई प्रकार के कवि और भी प्रश्न आ सकते हैं कि जैसे कि कवि के मन में कौन कौन सी कल्पनाएं आ रही हैं, या कवि को यमुना नदी के जल में पड़े चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर क्या अनुभूति हो रही है, या बालगुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत्धावती, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। शशि और नभ शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपका इसमें कोई भी प्रश्न आ सकता है, तो इसके उत्तर इन सारी व्याख्याओं में ही है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। अब इससे आगे का पद्यांश देखिए। मनुजुग पच्छ प्रथच होत मिटी जात जमुन जल।
इसमें इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद में कवि ने यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब का अनुपम वर्णन किया है। इसकी व्याख्या करते हैं। मनुजुग पच्छ प्रत्यक्ष होत मिटि जात जमुन जल। कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल में कभी तो चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है तो कभी अदृश्य हो जाता है, अर्थात दिखाई नहीं देता। यह देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो मनुजुग पच्छ प्रत्यक्ष होत मिटि जात जमुन जल। मनु माने मानो, जुग जुग यानी कि दोनों, और पक्ष माने पक्ष, दोनों पक्ष। दोनों पक्ष कौन से? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है। तो होत मिटि जात जमुन जल, प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष रूप से, होत मिटि जात जमुन जल, यमुना के जल में मिल गए हैं। जमुन, जमुन माने होता है यमुना, और जल माने जल में, यमुना के जल में मिली, मिटि जात, मिटि जात यानी कि मिल गए हैं दोनों पक्ष में, अर्थात कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा के अदृश्य हो जाने पर ऐसा लगता है मानो कृष्ण पक्ष आ गया हो, और पुनः प्रकट हो जाने पर ऐसा लगता है मानो कृष्ण पक्ष समाप्त हो गया हो, यानी कि शुक्ल पक्ष आ गया हो। जब चंद्रमा चमकता है तो शुक्ल पक्ष आ गया, और जब चंद्रमा छिप जाएगा तो कृष्ण पक्ष आ गया हो। ऐसा कवि अपने मन में विचार कर रहे हैं। कई तारा गन ठगन लुकत प्रगटत शशि अभिकल। कवि को लगता है कई मानो, या कवि को ऐसा लगता है तारागण, तारागण माने तारों का समूह को, ठगन माने ठगने के लिए, लुकत माने छिप जाते हैं, लुकना है ना, छिप जाते हैं, या कभी प्रगटत प्रकट हो जाते हैं, शशि, शशि यानी के चंद्रमा। कवि को ऐसा लगता है मानो चंद्रमा तारागण को, तारों के समूह को ठगने के लिए ही छिप जाते हैं और कभी प्रकट हो जाते हैं। कय कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत। कय यानी कि माना, कवि ऐसा मान रहे हैं, या कवि को ऐसा लगता है मानो यमुना के जल में कालिंदी, कालिंदी माने यमुना, यमुना के, नीर माने जल में, तरंग माने तरंगे, जितो, जितो माने जितनी, उपजावत माने उत्पन्न होती है, तीतनो ही धरी रूप मिलन ही तितासो धावत। तीतनो माने उतने ही रूप धारण करके उन तरंगों से मिलने के लिए उत्साहित होकर, धावत माने दौड़ता है। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उन तरंगों से मिलने के लिए उत्साहित होकर दौड़ता है। कई बहुत रजत चकई चलत, कई फुवार जल उछरत। कवि को ऐसा लगता है मानो कि बहुत रजत चकई, बहुत सारी चांदी की, चकई यानी कि चक्री, चलत माने चल रही हैं जल में। ऐसा लग रहा है कवि को बहुत सारी चांदी की चक्री चल रही हैं। के फुवार जल उछरत, और जल की फुहारें उछल रही हैं, ऐसा कवि को प्रतीत हो रहा है। कय निशिपति मल्ल अनेक विधि, उठी बैठत कसरत करत। या जल की फुहारें उठ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा रूपी निशिपति यानी कि चंद्रमा रूपी मल्ल पहलवान अनेक विधि, अनेक प्रकार के, उठी बैठत उठ बैठ कर कई प्रकार की, कसरत करत कसरतें कर रहा है। चंद्रमा रूपी पहलवान उठकर बैठकर कई प्रकार की कसरतें कर रहा है, ऐसा कवि को प्रतीत होता है। अब इससे आगे का पद्यांश देखिए। कूजत कहूँ कल हंस कहूँ मज्जत पारावत। इसमें प्रस्तुत पद में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यमुना के किनारे एवं यमुना के जल में विहार करते हुए विभिन्न पक्षियों की अनुपम शोभा का वर्णन किया है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कूजत कहूँ कल हंस कहूँ मज्जत पारावत। कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल में कूजते हुए कलहंस, राजहंस इधर उधर विहार कर रहे हैं, और कहीं कहूँ यानी कि कहीं मज्जत पारावत, कबूतरों का समूह। पारावत माने क्या होता है? कबूतरों का समूह। मज्जत यानी स्नान कर रहा है। कहीं पर राजहंस इधर उधर विहार कर रहे हैं और कहीं कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है। कहूँ कारंडव उड़त कहूँ जल कुकुट धावत।
कहीं कहूँ यानी कि कहीं बतखें, कारंडव माने होता है बतखें, उड़त उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहूँ जल कुक्कुट धावत और कहीं जल मुर्गियाँ धावत यानी कि दौड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत। यमुना के जल में कहीं चक्रवाक, चकवा और चकवी की जोड़ियाँ जल में विहार करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं बक ध्यान लगावत, बगुले मछलियाँ पकड़ने के लिए ध्यान में मग्न दिखाई देते हैं। सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत। सुख सुख यानी कि तोता और पिक यानी कि कोयल। कहीं तोते और कोयल यमुना का जल पान कर रहे हैं, तो कहीं भ्रमरावली, भ्रमरावली यानी कि भ्रमर यानी कि भंवरा, अवली माने समूह, भंवरों की पंक्तियाँ यमुना के जल में खिले हुए कमलों पर गावत गुनगुनाती हुई सी दिखाई दे रही हैं, गुनगुनाते हुए गा रहे हैं। कहूँ तट पर नाचत मोर बहु रोर विधि पक्षी करत। यमुना के तट पर कहीं मोर नृत्य कर रहे हैं। कहूँ तट पर नाचत मोर, कहीं तट पर मोर नृत्य कर रहे हैं, तो कहीं रोर विविध, रोर यानी कि शोर मचा रहे हैं, विविध माने विभिन्न प्रकार के पंछी, है ना, पक्षी माने पक्षी, विभिन्न प्रकार के पक्षी शोर मचा रहे हैं, अत्यधिक शोर कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के पक्षी जलपान नहन करी सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। यमुना के जल का पान एवं उसमें स्नान तथा विहार करते हुए सब प्रकार का सुख पाते हुए यमुना तट की शोभा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं वो शोर कर रहे हैं, जलपान कर रहे हैं, नहान और स्नान कर रहे हैं, और स्नान करते हुए विहार करते हुए सुख भरे तट, सब प्रकार के सुख पाते हुए तट यानी कि यमुना के तट को, यमुना के तट की सब जिय धरत, सब जिय धरत यानी कि शोभा बढ़ा रहे हैं। इसमें कवि भारतेंदु जी कह रहे हैं कि यमुना के तट की स्वयं तट की एवं स्वयं की उसकी शोभा को उन्होंने अपने हृदय में अच्छी तरह धारण कर लिया है। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।